हेलो दोस्तों, 1 फरवरी सुबह 11 बजे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एक बजट अनाउंस किया। लेकिन ये एक इंटरिम बजट था, मतलब टेम्पोररी बजट। With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this August House. Jai Hind. ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल लोकसभा इलेक्शन है। जब इलेक्शन के बाद नई सरकार बनेगा तो फुल बजट जुलाई के महीने में अनाउंस किया जाएगा। अब एक इंटरिम बजट और एक यूनियन बजट में क्या अंतर होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस लाया जाता है, आइए आज की इस वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। यह अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अनुमान शामिल है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेरियस सेक्टर के लिए सरकार की प्रायोरिटीज और पॉलिसीज को भी बताता है। यूनियन बजट सरकार के लिए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल भी है। दूसरी ओर इंटरिम बजट सरकार के लिए एक टेम्पोररी फाइनेंशियल प्लान है जिसका अनाउंसमेंट इलेक्शन से ठीक पहले किया जाता है। यह सरकार के लिए अपनी टर्म के आखिरी महीने तक अपने एक्सपेंस को कवर करने के लिए एक पार्लियामेंट्री इम्प्रूवल है। जब तक नई सरकार नहीं बन जाता और न्यू बजट अनाउंस नहीं किया जाता तब तक इंटरिम बजट चलाया जाता है। इंटरिम बजट में कोई मेजर पॉलिसी या न्यू स्कीम चेंज नहीं होते हैं क्योंकि आउटगोइंग गवर्नमेंट के लिए अपने आने वाली सरकार को अपने डिसीजन से बांध के रखना यह एक अनएथिकल माना जाता है। तो फिर हमें इंटरिम बजट की जरूरत ही क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कहीं भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और चुनाव से पहले सरकार डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए सरकार को अपने खर्च के लिए इंटरिम बजट के जरिए अप्रूवल लेनी होते हैं। अब सवाल यह है कि इंटरिम बजट में किस टाइप की एक्सपेंस इंक्लूडेड होते हैं। इंटरिम बजट में सरकार की जरूरी खर्चे शामिल होते हैं जो इलेक्शन से पहले या बाद तक जारी रहते हैं जब तक नई सरकार नहीं बन जाते या न्यू बजट प्रेजेंट नहीं कर देते। इसमें सैलरी और पेंशन भी शामिल होते हैं। इंटरिम बजट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई और रिटायर्ड लोगों को दिया जाने वाली पेंशन और सैलरी भी इंक्लूडेड होते हैं। इससे इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और रिटायर्ड लोगों को अपनी सैलरी और पेंशन टाइम पर मिले। इंटरिम बजट में सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ स्कीम का पार्शियल फंडिंग भी शामिल होता है। इससे यह इंश्योर होता है कि लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाले स्कीम काम करते रहे, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना। इंटरिम बजट में ड्राउट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड जैसे डिजास्टर के लिए कुछ अमाउंट भी शामिल होता है। इससे सरकार को डिजास्टर से प्रभावित लोगों को मदद करने में मदद मिलते हैं। इसके अलावा इंटरिम बजट में डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट रिजर्व होते हैं। यह सरकार को आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड करने के सक्षम बनाते हैं। इंटरिम बजट में कोई मेजर पॉलिसी या न्यू स्कीम चेंज नहीं होते हैं क्योंकि यह नई सरकार के अथॉरिटी में आते हैं और यह सिर्फ सरकार के जरूरी खर्चों को चलाने के लिए होता है। अब सवाल यह है कि देश के बजट कौन तैयार करता है और इसमें क्या क्या स्टेप शामिल होते हैं। इंडियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स द्वारा नीति आयोग और अदर रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज के साथ तैयार किया जाता है। बजट बनाने के प्रोसेस में 6 महीना लगता है, जो पिछले वर्ष के अगस्त या सितंबर से शुरू होकर करंट ईयर की फरवरी तक चलता है। तब बजट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। बजट बनाने के प्रोसेस में कोई स्टेप शामिल होते हैं, जैसे वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को बजट सर्कुलर करना और उन्हें नेसेसरी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा वेरियस सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना और उनका एनालाइज करना और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और अवेलेबल सोर्सेज के साथ जोड़ना है। डिस्प्यूट के मामले में प्रधानमंत्री या यूनियन कैबिनेट के कंसल्टेशन से वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स को रेवेन्यू एलोकेट करना और न्यू पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को डेवलप करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के कोलैबोरेशन से अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जनरेट होने वाली एस्टिमेट रेवेन्यू पर एक रिपोर्ट तैयार करना और एक सफिशिएंट बजट इंश्योर करने के लिए पब्लिक डोमेन में फार्मर्स और छोटे बिजनेस ओनर जैसे स्टेक होल्डर के साथ जोड़ना। हालांकि बजट प्रोसेस की कोई कमजोरियों और कमियों के लिए क्रिटिसाइज की है, जैसे अनरियलिस्टिक बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट अक्सर रियलिस्टिक एजम्पशन और प्रोजेक्शन पर बेस्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण बार बार संशोधन मांगे होते रहते हैं। दूसरी ओर ईयर के अंत में मेजर अनस्पेंड प्रोविजंस भी है जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग का इंडिकेट करते हैं। दूसरा है डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट।
बजट वेरियस स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेस एलोकेट करता है, लेकिन उनमें से कई को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेट और करप्शन के कारण एग्जीक्यूशन में एक्सेस डिले करना पड़ता है। यह पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। तीसरा है स्क्यूड एक्सपेंडिचर पैटर्न। बजट प्रोसेस स्क्यूड है, जिसका एक मेजर पोर्शन फाइनेंशियल ईयर के लास्ट महीने में स्पेंड किया जाता है, जिसका रिजल्ट वेस्टफुल और इनसफिशिएंट स्पेंडिंग होता है। यह बजट प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी अंडरमाइन करता है। उसके बाद एडहॉक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट। बजट अक्सर पॉलिटिकल कंसीडरेशन और पॉपुलिस्ट मेजर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे न्यू स्कीम और प्रोजेक्ट की इनडिस्क्रिमिनेट अनाउंस होती है जो प्लान या बजट में शामिल नहीं होते हैं। यह अनाउंसमेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा करते हैं और स्कैर्स सोर्सेज पर प्रेशर डालती है। उसके बाद पुअर पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस। बजट प्रोसेस बजट की वेरियस फंक्शन जैसे पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एलोकेशन और कंट्रोल के बीच रिलेशन को पर्याप्त रूप से एड्रेस नहीं करते थे और यह पब्लिक स्पेंडिंग की आउटकम्स और इम्पैक्ट पर भी फोकस नहीं करते थे, बल्कि इनपुट और आउटपुट पर फोकस होते थे और यह पब्लिक सेक्टर में इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस को बढ़ावा नहीं देते हैं। यह इंडियन बजट प्रोसेस की कुछ क्रिटिसिज्म है जो वेरियस एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाई गई है। इन कमियों को दूर करने के लिए कोई रिफॉर्म्स का सजेस्ट दिया गया है, जैसे कि मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग की शुरुआत करना। फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो सरकार ने 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया कि 17.86 लाख करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी करके देखते हैं और इस साल के बजट में 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया कि 5.1% ऑफ जीडीपी, जो पिछले साल सरकार ने इस साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था कि यह 5.9% होना चाहिए, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में यह कम करके 5.8% पर ले आई। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड किया गया कि 7.3%। जीडीपी दो प्रकार के होते हैं, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी, और 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5%। सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को 11.1% बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपया दिया गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। सरकार ने लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव और कॉस्ट कम करने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम की आइडेंटिफाई की है और देश में नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी दोगुना कर 149 कर दी है और एयर कनेक्टिविटी के लिए 570 नए रूट जोड़े हैं। सरकार ने क्रिप्टो मार्केट के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सरकार को क्रिप्टो मार्केट से ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट पर टैक्स लगाने में भी सक्षम करेगा। इसके अलावा सरकार ने भारत की डिजिटल करेंसी के रूप में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की फैसिलिटी और बेनिफिट्स पर स्टडी करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन की है। अगर बात की जाए टैक्स प्रपोजल की, तो इंटरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसे कुछ चीजों में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पिछले बजट में सरकार ने एग्जिस्टेंस कंपनी के लिए टैक्स रेट को 30% से 22% कर दिया था और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 25% से 50% कर दिया था। अगर बात की जाए सेक्टर एलोकेशन की, तो सरकार ने इंटरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस पर ध्यान देते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5.54 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया था। पिछले बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 4.12 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था, जिसे महामारी की वजह से 4.39 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया था। इंटरिम बजट में इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और सोशल वेलफेयर के लिए कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। आइए इन सेक्टर पर बजट के कुछ चुनौतियां और प्रभाव के बारे में नजर डालें। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। बजट में एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए 1.24 लाख करोड़ रुपया एलोकेट की गई है, जिसमें ऑयल सीड्स, मिलेट्स और पल्सेस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और किसान को एमएसपी के डायरेक्ट पेमेंट प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। अब चलिए हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 90,171 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, आयुष्मान भारत को कवर करना और नए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को शुरू करने पर ध्यान दिया गया है। बजट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज के लिए एक न्यू स्कीम्स और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है।
सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट और न्यू स्कीम से अंडरसर्व्ड एरिया में हेल्थ और एजुकेशन क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। हालांकि इस सेक्टर में आने वाली कुछ चुनौतियां जैसे कि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हेल्थ और एजुकेशन पर कम खर्च करना, स्किल्ड मैन पावर की कमी और ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवरी में डिजिटल डिवाइडेड है। आप चलिए नजर डालते हैं डिफेंस और सोशल वेलफेयर के लिए। बजट में मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए डिफेंस सेक्टर के लिए 4.2% बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपया दिया गया है और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए एक न्यू स्कीम्स और डिफेंस स्टडीज के लिए एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गई। हालांकि इस सेक्टर के सामने कुछ चुनौतियां हैं जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स राइजिंग, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच अंतर और डिफेंस मैनेजमेंट में और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। इंटरिम बजट को जनता, मीडिया, ऑपोजिशन और एक्सपर्ट्स जैसे वेरियस स्टेक होल्डर से मिक्स्ड रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशन मिली है। आइए बजट पर कुछ ओपिनियन पर नजर डालते हैं। जनता ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर पर ध्यान देने के लिए बजट का स्वागत किया, जिससे जीवन की क्वालिटी में सुधार और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों ने टैक्स रिलीफ की कमी पर डिसअपॉइंट सा फील किया। उन्होंने हाई इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट पर भी ऑब्जेक्शन किया है। अपोजिशन ने बजट को एंटी पीपुल, एंटी पुअर और एंटी फार्मर बताते हुए इसकी क्रिटिसाइज की है और सरकार पर आम आदमी, फार्मर और स्मॉल बिजनेस को इग्नोर करने के आरोप लगाया है, जो पेंडेमिक और इकोनॉमिक स्लोडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए। और बजट नंबर की फेसिबिलिटी और क्रिएटिविटी पर भी सवाल उठाया है। ये आरोप लगाया है कि वह अनरियलिस्टिक और मैनिपुलेटेड है। एक्सपर्ट ने बजट का बैलेंस और इम्बैलेंस करते हुए इसकी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार किया है और फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने और सोशल सेक्टर पर खर्च करने के लिए बजट की अप्रिशिएट की है। आप चलिए देखते हैं कि इंटरिम बजट भारत को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में अपने इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है। शॉर्ट टर्म में बजट कोई सेक्टर, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और सोशल वेलफेयर को सपोर्ट प्रदान करके भारत को कोविड-19 महामारी और इकोनॉमिक स्लोडाउन के इफेक्ट से कवर करने में मदद कर सकता है। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार 90,171 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, आयुष्मान भारत स्कीम कवरेज करना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक नई मिशन शुरू करने पर ध्यान दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, स्पेशली रोड्स, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट और पावर पर फोकस करते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.11 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन और सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देने के साथ सोशल वेलफेयर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। इन उपायों से जीवन की क्वालिटी में सुधार और इकोनॉमी में कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन लॉन्ग टर्म बजट पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देकर इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर भारत को अपनी कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बजट में पीएम गतिशक्ति स्कीम, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान और फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी घोषणा की गई है। भारत एक फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्स इकोनॉमी है, लेकिन इससे अपने इकोनॉमी गोल को प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन और सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ रूरल इंडिया। भारत में एक विशाल रूरल पॉपुलेशन है, जो इसका टोटल आबादी का 2/3 है और जीडीपी का आधा हिस्सा है। हालांकि इनकम, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रूरल इंडिया अर्बन इंडिया से कई पीछे है। भारत इस गैप को फिल और एंश्योर करने की जरूरत है कि रूरल इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से बेनिफिट मिले। भारत को कोई एनवायरमेंटल और हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी। भारत को अपने सिटीजन के लिए हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर एंश्योर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए अधिक इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। यह कुछ मेजर चैलेंजेस है जो भारत को अपनी इकोनॉमिक गोल को अचीव करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि बजट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।